नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं फाइटर्स क्लासेज। साथियों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज एक नई क्लास अलजेब्रा बीजगणित, जिसमें अपन बीजगणित क्या होती है और उसमें जो मुख्य शब्दावली है उसके बारे में अपन समझते हुए कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। साथियों, अपने सामने लिखा है बीजगणित, इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रा। क्या कहते हैं साथियों? अलजेब्रा। साथियों, मैथमेटिक्स की वह शाखा जिसमें अपने को संख्याओं के स्थान पर, किसके स्थान पर साथियों? संख्याओं के स्थान पर संकेत या अक्षरों का प्रयोग करना पड़े। किसका प्रयोग करना पड़े? संकेत या अक्षरों का प्रयोग जहां पे होता है वो क्या होती है? अलजेब्रा कहलाती है। और जो ये संकेत और अक्षर होते हैं इन्हें अपन क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? बीज उनको कहते हैं। अब यहाँ पे संकेत कुछ भी हो सकता है साथियों। एबीसीडी वाले जो अक्षर होते हैं वो भी एक तरह के यहाँ पे अक्षर शामिल होते हैं। संकेत की मैं बात करूं, जैसे अपन लिखते हैं @ डॉलर वाला साइन होता है, ये एंड होता है, ये जो भी संकेत होते हैं वो सभी क्या है? यहाँ पे संकेत। और जो एबीसीडी वाले जो अक्षर हैं वो यहाँ पे क्या है? अक्षर हैं। संख्या अपन देखते हैं 1 2 3 ये संख्या होती है, इनकी जगह अपने को क्या लेना है? संकेत या अक्षर लेने हैं, वही क्या होती है? अलजेब्रा होती है। अब अलजेब्रा में सबसे पहले एक चीज यहाँ पे लिखी है मैंने, चर अर्थात वेरिएबल। ये चर क्या चीज होती है? दूसरी चीज अपने सामने है अचर, इसे अपन कहते हैं कांस्टेंट। तीसरी चीज है घात, एक्सपोनेंट, और होता है गुणांक, इसे अपन इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। इन चारों के बारे में अपन जानेंगे। बिल्कुल छोटी सी चीज है, लेकिन शुरू करने से पहले अपने को समझना है कि चर क्या है, अचर क्या है, घात क्या होती है, गुणांक क्या होता है। साथियों, चर अपने को बिल्कुल देसी भाषा में अपने को इसको समझना है, बिल्कुल याद रहेगा। चर अर्थात ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहता है। क्या होता है? जिसका मान क्या होता है? बदलता रहता है। अब आपको हो गया सर, बदलता रहता है, ऐसी कौन सी राशि है जिसका मान अपने आप बदलता है? तो यहाँ पे चर के नाम से देखो साथियों, एक चीज होती है चर, चरना। चरेगा कब? जब आदमी एक से दूसरी जगह घूमता फिरता रहेगा, अर्थात ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहता है वो क्या होता है? चर होता है। तो एबीसीडी वाले जितने भी अक्षर होते हैं अर्थात संकेत और अक्षर इसमें क्या शामिल हो जाएंगे? चर में शामिल हो जाएंगे। जैसे अक्ष वाई जेड, ये सभी किस में शामिल हो गए साथियों? चर। अक्ष वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान इनका हो सकता है, कोई फिक्स मान नहीं है, इसलिए सभी किस में शामिल होते हैं? चर राशि में शामिल होते हैं। ये सभी क्या होते हैं साथियों? वेरिएबल्स होते हैं। इसी के विपरीत अपने पास है अचर अर्थात कांस्टेंट राशि, इसमें शामिल होते हैं सभी संख्यात्मक मान। क्या होते हैं साथियों? संख्यात्मक मान। जैसे मैं कहूं 1 2 3 100, ये सभी क्या है साथियों? कांस्टेंट राशि है, अचर राशि है, अर्थात इनका मान कभी बदलेगा नहीं। एक है तो वो एक ही है, कभी वो 100 नहीं हो सकता। तो ये सभी क्या है? अचर है, कांस्टेंट राशि है। तीसरी चीज अपने पास आती है घात। क्या साथियों? घात। घात का मतलब कोई भी जो चर राशि है, कोई भी जो चर राशि है उसके ऊपर क्या हो गया कि संख्यात्मक मान होगा। क्या होगा? संख्यात्मक मान होगा। जैसे कोई चर राशि है, मैंने ले ली अक्ष, इसके ऊपर मैंने लिख दिया 3, तो एक क्या हो गया? इसकी घात हो गई। इसकी क्या हो गई? ये घात हो गई, चर राशि की घात। ठीक है, ये होती है घात। जैसे मैं कह दूं 3 अक्ष y की पावर 3, तो यहाँ पे अक्ष की पावर तो कितनी है साथियों? 1 है, लेकिन y की पावर कितनी है? 3 है। क्लियर है? ये होती है घात। चौथी चीज अपने पास है गुणांक, कोफिशिएंट। गुणांक, किसी भी राशि का आपको गुणांक पूछ ले, किसी भी राशि का जब गुणांक पूछा जाता है तो जिस राशि का पूछा गया है उसको छोड़ दो, बाकी जो उसके पीछे गुणा में बच गई है वही उसका क्या होता है? गुणांक होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 3 अक्ष y, 3 अक्ष y, मैंने कह दिया y का गुणांक क्या है? किसका पूछ लिया मैंने? y का गुणांक क्या है? तो y को छोड़ दो, बाकी जो इसके चिपका हुआ है ना गुणा में, वो इसका क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया 7 अक्ष स्क्वायर, 7 अक्ष स्क्वायर, अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो जिसका पूछा है उसको छोड़ दो, जो इसके साथ में चिपका हुआ है
वो क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। साथियों यहाँ इस स्लाइड में अपन ने 4 चीज पढ़ी है, चर, अचर, घात और गुणांक। चर जिसका मान बदलता रहता है, अचर जो स्थिर रहता है, घात किसी भी चर राशि की जो घात होती है वो उसकी घात कहलाती है, जो उसके ऊपर पावर में लगा हुआ है। गुणांक क्या होता है, किसी भी राशि की गुणांक अपने से पूछा जाए तो उसको छोड़ दो, बाकी जो बच जाता है पीछे में वो उसका क्या होता है, गुणांक कहलाता है। आगे चलते हैं। अपने सामने हो देखो, एक है बीजीय व्यंजक, दूसरी चीज अपने पास है बहुपद, फिर क्या है समीकरण, और फिर क्या है शून्यक है। साथियों 4 चीज अपने सामने रखी है, 4 चीज अपन ने पहले पढ़ ली, चर, अचर, घात और एक गुणांक। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे पद क्या होता है, पद। पहले से इन सबको पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे पद। चर और अचर राशि को जब गुणा कर ले, चर और अचर को क्या कर लूं मैं, गुणा कर लूं, तो वो क्या बनाती है साथियों, पद बनाती है। पद मतलब टर्म, ठीक है, ये होता है इंग्लिश में। ये चर और अचर राशि को जब मैं गुणा कर लूं, साथियों जोड़ना घटाना नहीं है, सिर्फ मैं बात कर रहा हूं गुणा की। जब दोनों को मैं गुणा कर लूं तो वो आपस में क्या बनाती है, एक पद बनाती है। चर राशि, यहां पे मैंने बोला एक्स वाई जेड एबीसीडी वाली राशि। अचर का मतलब है संख्यात्मक मान। जब संख्यात्मक मान और जब चर राशि, ठीक है, दोनों का गुणा हो जाए वो क्या बनाता है, पद बनाता है। तो देखो मैंने कहा जैसे मैं यहाँ पे चर राशि ले लेता हूं अक्स, और ये ले लेता हूं मैं 3, तो ये क्या बना दिया गुणा करके 3x, ये क्या बन गया साथियों, एक पद बन गया। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं अक्स ही लूं, यहाँ पे मैं अक्स स्क्वायर भी ले सकता हूं, दोनों का गुणा किया कितना आ गया 3x स्क्वायर, ये भी क्या है अपने आप में एक पद है। आप कहोगे सर यहाँ पे x की पावर 0 ले लो, ले सकते हैं भाई, चर तो है ही x से, इसकी घात 0 भी तो हो सकती है। तो 3x की पावर 0 इंटू 3, ये भी क्या है अपने आप में एक पद है, क्योंकि x की पावर 0 को मान तो कितना हो जाता है 1 इंटू 3, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक पद है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि इसमें चर शामिल नहीं है, इसमें चर शामिल है, लेकिन चर की घात क्या है साथियों, 0 है। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे जब ये बहुपद के प्रकार, उसमें आएगा 0 घात वाला बहुपद, तो ये बहुपद है एक तरह से। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी पद हो गया। आपको हो गया यहाँ पे 1 ले लो, x की पावर 0 इंटू 1, तो भी एक क्या हो गया, यहाँ पे पद हो गया। x स्क्वायर के साथ मैं 1 ले लूं तो x स्क्वायर भी क्या हो गया, एक पद हो गया। x की पावर आप हाफ ले सकते हो इंटू 1, तो ये अंडर रूट x बनेगा, नहीं बनेगा, ये भी क्या है, एक पद है। ठीक है, x की पावर कुछ भी लो आप में कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन साथ में कोई भी संख्या को मान ले सकते हो, उससे क्या बनेगा, एक पद बनेगा। क्लियर है। अब आगे देखो बीजीय व्यंजक। अपने पास 3 चीजें सामने लिखी है, बीजीय व्यंजक, बहुपद, समीकरण और एक शून्यक। इसको लास्ट में लूंगा, तीनों चीजें मैं साथ लूंगा यहाँ पे। बीजीय व्यंजक क्या है, बहुपद क्या है और समीकरण क्या है। तीनों की सेम परिभाषा है, जब एक से अधिक पद जोड़े जाएं या घटाए जाएं। जब एक से अधिक पदों का जोड़ और घटाव किया जाए तो वो क्या कहलाते हैं, वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, वो बहुपद कहलाते हैं, वो समीकरण कहलाते हैं। अरे जब तीनों की परिभाषा एक ही है तो तीनों को अलग अलग लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी एक आवश्यक शर्त है। भाई परिभाषा सबकी सेम है कि जब एक या एक से अधिक पदों को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, वो बीजीय व्यंजक बन जाते हैं, वो बहुपद बन जाते हैं, वो समीकरण बन जाते हैं। लेकिन तीनों में एक अलग अलग एक एक स्पेशल कंडीशन डाल दी ताकि इनको फिर अलग अलग से पढ़ा जा सके। बीजीय व्यंजक में एक से अधिक पद होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, लेकिन बीजीय व्यंजक में इतनी सी शर्त काफी है, एक से अधिक पद हो सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन यह कहता है कि एक से अधिक पद तो होंगे, लेकिन नियम के अनुसार होंगे, वो नियम मेरा चलेगा, हुक्म मेरा चलेगा। यह कहता है कि जो चर होता है ना, चर की घात धनात्मक पूर्णांक होगी। क्या होगी साथियों, धनात्मक पूर्णांक होगी। भाई जो भी चर होता है उसकी घात ना तो माइनस में होनी चाहिए, ना
परिमेय संख्या में होनी चाहिए, वो सीधी सीधी पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, ये सभी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या है। ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक इसमें शामिल होंगे। क्लियर है? तो ये जब शर्त पूरी करेगा तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, एक से अधिक पद तो सभी में आएंगे, लेकिन इसके लिए कोई शर्त नहीं है। एक से अधिक पद आ गए, बीजीय व्यंजक हो गया। लेकिन जब चर की घात धनात्मक पूर्णांक में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है, तो वो बहुपद नहीं होगा। तीसरी चीज की बात करता हूं मैं, समीकरण। समीकरण ये कहता है कि एक से अधिक पद हो चलेगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन मेरे बराबर में, अर्थात राइट हैंड साइड में कोई ना कोई पद होना चाहिए। कोई ना कोई क्या होना चाहिए, पद होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। भाई शून्य घात का वो पद हो जाएगा, वो कोई ना कोई पद इसके बराबर में भी आना चाहिए। जैसे मैं कह दूं 3x² प्लस 2x बराबर 2, ये क्या बोलता है अपने आप में, समीकरण। जहां पे इक्वेशन की बात आ गई तो समझना दोनों साइड की बात करेगा। ठीक है, क्या ये मैं अभी आपको कहूं कि ये क्या बहुपद है, बहुपद है क्या ये बहुपद नहीं है। क्यों, इसके बराबर में कोई संख्या आ गई। हाँ, ये अभी 2 इधर होता कि +2 बराबर कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाता, बहुपद हो जाता। क्या ये बीजीय व्यंजक है, हाँ बीजीय व्यंजक है। लेकिन मैं कहूं जैसे x की पावर 3√x प्लस 2x प्लस 2, क्या ये समीकरण है, नहीं है, क्योंकि बराबर में कोई संख्या नहीं है। क्या ये बहुपद है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। कहता है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए बहुपद नहीं है। क्या ये बीजीय व्यंजक है, हाँ ये बीजीय व्यंजक है, क्योंकि बीजीय व्यंजक में एक से अधिक पद होते हैं, लेकिन वहां पे कोई शर्त नहीं होती कि चर की घात क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, समीकरण क्या है, बहुपद क्या है, और बीजीय व्यंजक यहाँ पे क्या है। लास्ट में लेता हूं शून्यक। शून्यक क्या होता है, शून्यक नाम से ही मालूम चल रहा है, ऐसी राशि, शून्य की बात करता है, ऐसी राशि जो बहुपद के मान को क्या बना दे, शून्य बना दे। ऐसी राशि जो बहुपद के मान को क्या बना दे, शून्य बना दे। जैसे मैं कहूं आपको x² -1, ये बहुपद है, सभी को दिख रहा है कि भाई पूर्ण घात में है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बहुपद है। तो बहुपद का मान शून्य कब होगा, x का ऐसा कौन सा मान होगा जो बहुपद क्या बनाएगा, शून्य बनाएगा। तो क्या साथियों मैं x की जगह 1 लिखूं, 1 का स्क्वायर करूंगा, -1 बराबर क्या मिलेगा मेरे को, 0 ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक ऐसी राशि जो बहुपद के मान को क्या बना दे, शून्य बना दे। क्लियर है। दूसरी चीज यहाँ पे शून्य के एक साथ पूरी ये कहता है कि बहुपद जितने घात का होगा उसके उतने ही शून्य क्या होंगे, अपने को प्राप्त होंगे। बहुपद का ये खासियत है, सॉरी शून्य की ये खासियत है कि जितने घात का बहुपद है उतने ही उसके क्या मिलेंगे, शून्य के मिलेंगे। लेकिन बहुपद में अपन कह दे बहुपद का मानक रूप अपने पास होना चाहिए। अगर बहुपद मानक रूप में नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके उतने ही यहाँ पे शून्य के मिले। क्लियर है। तो शून्य क्या होगा, ऐसी राशि जो बहुपद के मान को क्या बना देती है, शून्य बना देती है। जितने घात का बहुपद होगा उतने उसके शून्य के मिल जाएंगे। बीजीय व्यंजक बहुपद समय का तीनों आपको मैंने क्लियर कर दे हैं। तीनों में चीज क्या है, एक से अधिक पद होंगे। बीजीय व्यंजक के लिए कोई शर्त नहीं है। बहुपद कहता है कि चर की घात मेरे पास क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। समीकरण यह कहता है कि मेरे बराबर में भी कोई ना कोई पद होना आवश्यक है। क्लियर। आगे देखो, बहुपद के प्रकार। बहुपद को अपन इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स। बहुपद के प्रकार। अभी देखो अपन ने पढ़ा पद, पीछे पढ़ा ना, जब पद की चर और अचर का गुणा पद। एक पढ़ा अपन ने घात, भाई चर की कोई घात, पावर में कोई संख्या रहती है वो होती घात। तो पदों के आधार पर तो बहुपद कितने प्रकार के हैं और घात के आधार पर कितने प्रकार के हैं, तो कोई फिक्स नहीं है कितने प्रकार के हैं। जितनी घात बढ़ जाती है उतने पद, उतने घात का बहुपद हो जाता है। जितने पद शामिल हो जाते हैं उतने पदों का वो क्या हो जाता है,
बहुपद होता है। जैसे मैं कहूं एक पदी, एक ही पद हो, जैसे मैंने कह दिया 3x, ये क्या है, एक पदी है। ठीक है, मैंने कह दिया द्विपदी, दो पदों वाला, जैसे मैंने कह दिया 3x + 7y, दो पद आ गए ना, एक अक्ष के साथ एक y के साथ। कोई जरूरी नहीं अक्ष और y दो साथ आए, इसको x स्क्वायर कर दूं और इसको मैंने कर दिया 7x, तो ये क्या हो गया, द्विपदी। क्योंकि यहाँ पे चर और चर की घात क्या है, अलग अलग है। ये पद है, यहाँ पे अक्ष है, यहाँ पे अक्ष स्क्वायर है, तो दो द्विपदी हो गया। ठीक है, अगर मैं कहूं त्रिपदी, तो 3x² + 7x, ये +5 और लिख दो, तो कितने पद हो गए इसमें, 3 पद यहाँ पे शामिल हो गए। तो ये एक पदी, ये द्विपदी, ये त्रिपदी, 4 पदों वाला, 5 पदों वाला, 100 पदों वाला, कितना भी अपन इसको बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, घात के आधार पर, घात के आधार पर कितने प्रकार के हैं साथियों। सबसे पहले मैं बात करूंगा शून्य बहुपद। क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। इसको अपन दूसरा नाम कहते हैं अचर बहुपद। क्या कहते हैं, अचर बहुपद। अचर की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, संख्यात्मक मान इसमें शामिल होते हैं। जहां पे संख्यात्मक मान ही होंगे, चर का मान, चर वहां पे बिल्कुल नजर अपने को नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि चर की वहां पे घात क्या होगी, शून्य होगी। इसलिए ऊपर ने क्या कह दिया, अचर बहुपद। जैसे मैंने कहा x की पावर 0 × 2, तो बोलो कितना आएगा, 2। यहाँ पे चर की घात कितनी है, शून्य, इसलिए इसको पढ़ने कह दिया शून्य बहुपद है। घात क्या है इसकी, शून्य, और राशि अपने को क्या प्राप्त हो रही है, अचर, इसलिए अपने इसको कह दिया अचर बहुपद। ठीक है, दूसरा चीज, ये शून्य बहुपद हो गया। एक होता है रेखीय बहुपद। कौन सा, रेखीय बहुपद, अर्थात एक घात वाला। क्या होता है, एक घात वाला। चर की घात कितनी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक। जैसे मैंने कह दिया 3x + 2, पद इसमें कितने भी शामिल होते हैं, लेकिन चर की घात कितनी होनी चाहिए, मात्र एक होनी चाहिए। तो 3x + 2, ये क्या हो गया, एक घात वाला हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो 0 घात है ना। देखो मैंने कहूं ये रेखीय बहुपद, फिर द्विघात, फिर त्रिघात, फिर चतुर्घात, 100 घात, कितनी भी घात इसमें आप बना सकते हो। फिर आ गया जैसे द्विघात, तो दो घात वाला ले लूंगा, जैसे 3x² + 2x + 2, ये क्या हो गया, ये द्विघात हो गया, ये एक घात हो गया, ये शून्य घात हो गया। शून्य बहुपद, तो इसको बोल सकते हैं अचर बहुपद बोल सकते हैं, रेखीय बहुपद बोल सकते हैं, रेखिक बहुपद बोल सकते हैं, द्विघात बहुपद बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे समीकरण में चलता है। ऐसे किस में चलता है, समीकरण में। शून्य घात का समीकरण हो गया, एक घात का समीकरण हो गया, द्विघात का समीकरण हो गया, त्रिघात का समीकरण हो गया। समीकरण में बराबर में भी कोई ना कोई पद आएगा, या क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि शून्य बराबर में आए या बराबर में कोई पद यहाँ पे अपने को मिले। क्लियर है, घात के आधार पर इस प्रकार से, और ये पदों के आधार पर। बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। बीजीय व्यंजक बोल दो या बहुपद बोल दो, इनका जोड़ना क्या है, घटाना क्या है, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। साथियों अपने चीज काम आने वाली है यहाँ पे सबसे ज्यादा जोड़ और घटाव। अपन ने एक चीज पढ़ी थी यहाँ पे, पद। क्या पढ़ी थी, पद। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पद आ रही है, क्योंकि पद होगा तो ही बीजीय व्यंजक बनेगा, तो ही बहुपद बनेगा, तो ही समीकरण बनेगा। बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाव पढ़ रहे हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, दो। एक होता है सजातीय, एक होता है विजातीय। सजातीय समान जाति के, एक जाति के एक तरफ, विजातीय अलग अलग जाति के। अब यहां पे जाति किससे बन रही है, चर और चर की घात, चर और चर की घात एक जाति के माने जाएंगे। जैसे मैं कह दूं अक्ष, इसकी घात एक है, तो इसके साथ सभी एक घात वाले आएंगे, लेकिन अक्ष ही होना चाहिए। ठीक है, वाई नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं अक्ष की पावर 2, ये अक्ष है, यहाँ पे चर अक्ष है, घात 2 है, सभी साथ इसमें शामिल हो जाएंगे, दो घात वाले। जैसे मैंने कहा 3x² + 5x² + 7x², ये कितने पद है इसमें, 3 पद हैं, लेकिन मैं सबको जोड़ूंगा, देखो x², ये सभी साथ जुड़ जाएंगे। 7 और 5 12 3 15, ये 15 x², ये बन गया ना एक पद, 3 पदों का एक पद बन गया। तो ये होता है जोड़। सजातीय पद आपस में जुड़ जाते हैं, और विजातीय पद ऐसे के ऐसे ही धरे रह जाते हैं, उनमें कोई योग नहीं होता है, ना कोई घटाव होता है। हाँ, गुणा आप कर सकते हो उनका, गुणा आप उनका कर सकते हो। जैसे मैं कहूं
3x² प्लस 5xy को जोड़ो। क्या जोड़ो इनका? कहीं दिख रही है अपने को समान जाति? नहीं है। तो समान जाति नहीं है तो ये का यही जोड़ यहाँ पे रह जाएगा। मैं इसमें एक और जोड़ दूं 2, तो क्या करूं जोड़ के 2? समान जाति कहीं है ही नहीं, चर और चर की घात सेम है नहीं। जहां चर और चर की घात सेम दिख जाती है उनको जोड़ दो, बाकी नहीं दिखती है तो उनको ऐसे के ऐसे ही पटक दो, वो जोड़ हो जाएगा। घटाव की बात करता घटा हो जाएगा। हाँ, बात करूं मैं गुणा की, मैं कहूं 3x² इंटू 5xy, इनको गुणा करो। 3x² इंटू 5xy को क्या करो? गुणा। अरे गुणा करना है तो अपन जानते हैं जहां चर दिख जाता है, अगर सेम चर है तो घातों को जोड़ दो। सेम चर है तो क्या कर दो? घातों को जोड़ दो। यहाँ पे अक्स है, यहाँ पे भी अक्स है। यहाँ पे कितनी घात है? 2, यहाँ पे इतनी घात है 1, तो 5 दिया 15, अक्स की पावर 3 वाई, 15 अक्स क्यूब वाई, ये इसका गुणा हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही भाग की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? भाग की बात करता हूं। मैं कहूं 3x² भाग 5xy। भाई जो भाग देने पे कटता है ना उसको काट दो, नहीं कटता तो जबरदस्ती नहीं करनी, उसको ऐसे के ऐसे ही रख दो। 3x² अपॉन 5xy, 2 घात है 1 घात है, 1 घात कट जाएगी ना, तो 3/5 ये y और ये लो 3x/5y, ये इसका क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। क्लियर है? ये जोड़ घटाव गुणा और भाग, जोड़ और घटाव हमेशा समान जाति वाले पदों में होगा। विजातीय पद क्या होते हैं? ना जोड़ होता है ना घटाव होता है। हाँ, गुणा उनका हो सकता है, तो गुणा मैंने आपको बता दिया, जिनको जो चर घातों में मिलते हैं उनको जोड़ दो, जो नहीं मिलते हैं उनको सीधा का सीधा गुणा में लिख दो। बहुपद का मानक रूप, साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझ लेना। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? कुछ खास नहीं है, सीधी सी इसकी बात मैं समझा रहा हूं। अवरोही क्रम, लेकिन किसका? चर की घात। अवरोही क्रम में हो लेकिन कौन हो? चर की घात अवरोही क्रम में आ जाए, जिस सबसे बड़ी घात पहले लिखी जाएगी, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, और लास्ट में 0 घात, वो क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम हो जाएगा, और वही उसका बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। जैसे मैं कहूं द्विघात बहुपद, क्या कहूं? द्विघात बहुपद, इसका मानक रूप क्या है? मैंने जब बात करती द्विघात बहुपद की तो 2 घात तो सबसे पहले आनी ही चाहिए। यहां पे चर राशि कुछ भी हो सकती है, ये इसके अपने कुछ भी लेना नहीं है, लेकिन घात सबसे पहले कितनी आनी चाहिए? 2। उसके आगे जो पद आएगा, प्लस में आए चाहे माइनस में आए, कुछ भी आए, उसके आगे किसकी घात आएगी? अक्स की पावर 1 आएगी। अब यहां से प्लस लू या माइनस लू, यहां पे अक्स की घात कितनी आएगी? 0 आएगी। ये अचर राशि साथ में चल सकती है, 1, 2, 5, 7, 100, 99, कुछ भी। इसलिए देखो बहुपद का मानक रूप क्या हो गया, रटने की आवश्यकता नहीं कि मैं यहाँ पे कोई सूत्र लिख रहा हूं उसको रट लो। आपको बता दिया अवरोही क्रम में हो अर्थात घटते क्रम में हो, सबसे पहले बड़ी घात, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ऐसा नहीं कि 2 घात के आगे डायरेक्ट 0 लिख दिया, नहीं, क्रम से 2 के पहले 1 फिर 0, ऐसे माइनस में जाना है नहीं, माइनस में कर मत देना, क्योंकि माइनस होते ही वो बहुपद नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? वो बीजीय व्यंजक बन जाएगा। अपन किसका पढ़ रहे हैं? बहुपद का पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं 7 घात के बहुपद का मानक रूप क्या होगा, तो सबसे पहले 7 घात आएगी, कोई भी चर राशि है तो उसकी 6 घात आएगी, फिर 5 आएगी, फिर 4, 3, 2, 1, 0, 0 तक लेना है, 0 को भूलना नहीं। इसलिए देखो मानक रूप क्या हो गया, ये जो अचर राशि है इसको मैं लेता हूं A0, यहां पे कोई भी अचर राशि है उसको क्या लेता हूं? A1, इसको क्या लेता हूं? A2, फिर आगे A3, जो भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चर की घात, किसकी घात है? चर की घात, अक्स की पावर n, कुछ भी अक्स ले लो, y ले लो, z ले लो, कुछ की पावर n का मतलब क्या है? सबसे बड़ी चीज। 7 घात का बोला तो 7, फिर मैं यहाँ पे लेता हूं जैसे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, माइनस लिखो प्लस लिखो, कुछ भी इसमें आ सकता है। फिर अक्स की पावर कितनी हो गई? n-1, घट गई ना। जैसे यहाँ पे 7 तो यहाँ पे कितनी हो गई? 6, फिर यहाँ पे प्लस A2 हो गया, यहाँ पे n अक्स की पावर n-2, ठीक है, यहाँ पे n-3, और लास्ट में n-4, n-5, n-6, n-7, n-8। अब आपको हो गए n-8, n-100 तक चला जो जा सकते हो, लेकिन वो 100 क्या रहेगा? 100 शुरू में लिखा जाएगा, तो n लास्ट में भी 100 -100 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
हो गया शून्य जीरो, लास्ट में आ जाएगा अचर पद। इसलिए देखो जैसे मैं कहूं यहाँ पे कि 3 घात का बना हुआ, कितने घात का 3, तो n की जगह कितने लिखूंगा 3, a0 अक्ष की पावर 3, a1 अक्ष की पावर 2, देखो 3 माइनस 1 2, प्लस a2 अक्ष की पावर 2 3 है ना, 3 माइनस 2 1, प्लस a3 अक्ष की पावर 0, 3 माइनस 3 अक्ष की पावर 0। ठीक है, ध्यान रखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लास्ट में 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे घात में 0 आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे a1 a0 a1 a2 a3 यहाँ पे क्या है, अचर राशि है, कोई ना कोई संख्यात्मक मान है। और ये घात क्या है, ये चर की घातें हैं। तो ये बहुपद का क्या है साथियों, मानक रूप है। साथियों एलजेब्रा की अपन ने क्लास पढ़ी है, काफी कुछ मैंने आपको इसके शब्दावली के बारे में बताया है, काफी कुछ चीजें पढ़ी है। सबसे पहले अपन ने चर पढ़ा जो बदलता रहता है, फिर पढ़ा अचर जो स्थिर होता है, घात कोई भी चर राशि की जो पावर में संख्या मान है वो घात होती है। आगे पढ़ा अपन ने गुणांक, कोई भी चर राशि का गुणांक पूछा जाता है तो उसको छोड़ के जो बाकी शेष राशि है उसके गुणा में बच जाती है, उसको क्या होता है, गुणांक होता है। फिर अपन ने पढ़ा था पद, क्या पढ़ा था, पद। चर और अचर राशि का जो गुणा होता है वो क्या होता है, पद होता है। जोड़ो घटाव कभी इसमें नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं 3 और 5 ये कर दूं, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये गुणा होगा तो वो क्या बनेगा, पद बनेगा। क्लियर है। फिर अपन पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक, बहुपद और समीकरण। बीजीय व्यंजक जब दो, एक या एक से अधिक पद जब मिल जाते हैं, जोड़ो घटाव के रूप में आ जाते हैं, वो क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। ये बहुपद भी होता है, लेकिन बहुपद में संख्यात्मक मान, सॉरी, जो चर राशि की घात होती है वो किस में होगी, पूर्ण संख्या में होगी, और पूर्णांक कौन सा होगा, धनात्मक होगा, वो बहुपद होता है। समीकरण में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो पूर्ण संख्या में हो। वो कहता है कोई जरूरी नहीं है, मेरे तो आधी घात भी चलेगी लेकिन बराबर में मेरे को कोई ना कोई पद देना पड़ेगा, वो होता है समीकरण। फिर अपन ने पढ़ा था शून्यक, एक ऐसी राशि जो बहुपद के पूरे मानों को क्या बना देती है, शून्य बना देती है। वो क्या होता है, शून्य को होता है। जितने घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्य अपने को देखने को मिलते हैं। आगे अपन जो क्लास लेंगे उसमें इन चीजों को डिटेल समझाएंगे, ट्यूशन भी लेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में। फिर अपन ने आगे पढ़ा है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार अपन ने पढ़े थे कि ये घातों के आधार पर है और पदों के आधार पर है। जब पद एक या एक से अधिक पद मिलते हैं, जब एक पद है तो एक पदी, दो पद है तो द्विपदी, तीन पद है तो त्रिपदी। ऐसे ही घात की बात करता हूं, जब 0 घात है तो शून्य बहुपद, 1 घात है तो रेखीय बहुपद, 2 घात है तो द्विघात बहुपद, और 100 घात है तो 100 घात का बहुपद। ठीक है, ऐसे समीकरण चलता है। 1 घात का है तो वही शून्य समीकरण, अगर 1 घात है तो रेखिक समीकरण, 2 घात है तो द्विघात समीकरण। ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था जोड़ घटाव गुणा और भाग। जब सजातीय पद हो तो वो जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं। जब सजातीय पद नहीं है तो ना जोड़ होगा ना घटाव होगा। गुणा उनका हो सकता है तो गुणा में क्या करेंगे, जो चर राशि होती है, सेम चर राशि है तो उनकी घातों को जोड़ दो, सेम नहीं है तो गुणा में चिपका दो। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।